इमेजिन कीजिए एक रिवर बेसिन, द गंगा रिवर बेसिन, जहां 600 मिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं। हाँ, ये नॉर्थ अमेरिका की पूरी पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। मतलब दुनिया का सबसे डेंसली पॉपुलेटेड रिवर बेसिन है ये। एग्जैक्टली लेकिन इतने सारे लोग वहां क्यों रहते हैं और कहाँ रहते हैं? इंटरेस्टिंग है ना? बिल्कुल। आज हम इसके और कुछ ऐसे ही फैसिनेटिंग ज्योग्राफिकल टॉपिक्स पर एक सुपर फोकस्ड सेशन करेंगे, स्पेशली डिजाइन फॉर अंडरस्टैंडिंग। साउंड्स गुड। तो व्हाट्स आवर लर्निंग मैप टुडे? बेसिकली हम 5 इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल टॉपिक्स एक्सप्लोर करेंगे बेस्ड ऑन यूपीएससी मेंस क्वेश्चंस, राइट? हाँ, एग्जैक्टली। थिंक ऑफ इट एज कोर आइडियाज को सुपर क्लियर करना। फर्स्ट, गंगा रिवर बेसिन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके। फिर इंडियाज लॉन्ग कोस्ट लाइन, उसका रिसोर्स पोटेंशियल और नेचुरल हैजर्ड प्रिपेयर्डनेस। इंपॉर्टेंट कॉम्बो। उसके बाद हम डेक्कन ट्रैप के नेचुरल रिसोर्सेज को अंडरस्टैंड करेंगे। द वोल्केनिक प्लेटो। गॉट इट। नेक्स्ट अप, इंडिया आर्कटिक रीजन में इतना कीमली इंटरेस्टेड क्यों है? इतनी दूर है फिर भी। हाँ, ये काफी इंट्रिगिंग है। और फाइनली हम डिस्कस करेंगे इंडियाज प्लेस इन रिसोर्स रिच अफ्रीका। ओके, अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव टू। रेडी हो? लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स डू इट। Ganga Basin Population Dynamics. क्वेश्चन, Discuss the distribution and density of population in the Ganga River Basin with special reference to land, soil and water resources. UPSC Mains, GS1, Indian Geography 2025, 15 marks. ओके, Broad micro theme, Natural Resource Potential. राइट। ओके, तो पहला टॉपिक गंगा बेसिन पॉपुलेशन डायनामिक्स। बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कहाँ लोग रहते हैं बेसिन में, हाँ, और डेंसिटी मतलब कितने लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर। एग्जैक्टली। और ये दोनों चीजें, डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी, हर जगह सेम नहीं है। क्यों? बिकॉज ये बहुत ज्यादा डिपेंड करती हैं वहाँ के 3 की रिसोर्सेज पर, लैंड, सॉइल और वाटर, उनकी अवेलेबिलिटी और क्वालिटी पर। राइट, और वो नंबर याद है, 650 मिलियन से ज्यादा लोग। बेस्ड ऑन रीसेंट सेंसस प्रोजेक्शंस, इट्स मैसिव। इंडीड द स्केल इज ह्यूज। लेट्स टेक अ रियल लाइफ एग्जांपल। देखिए डिफरेंस समझने के लिए इमेजिन कीजिए अपर बेसिन, जैसे उत्तराखंड में माउंटेनस है, डिफिकल्ट टेरेन है। तो वहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी रिलेटिवली कम है, अराउंड 189 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। हाँ, अब इसको कंपेयर कीजिए मिडिल बेसिन से, स्टेट्स लाइक यूपी एंड बिहार, यहाँ फ्लैट प्लेन्स हैं, सुपर फर्टाइल डोआब रीजन्स हैं। हाँ, दो नदियों के बीच की जमीन। तो रिजल्ट क्या? पॉपुलेशन डेंसिटी शूट अप कर जाती है। इट रेंजेस फ्रॉम 800 से इवन 1200 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। वाओ। और लोअर बेसिन में, वेस्ट बंगाल के डेल्टा एरियाज में, वह तो इट कैन क्रॉस 1000 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर इजीली। देखा डिफरेंस? सेटलमेंट्स भी अलग हैं, नदियों के पास लीनियर पैटर्न्स, हाँ, लोग एक लाइन में बसे हुए हैं। और बड़े शहरों जैसे कानपुर, पटना, कोलकाता के आसपास क्लस्टर्ड, एक जगह इकट्ठे। बिल्कुल, अर्बन सेंटर्स के अराउंड। अब थोड़ा रिफ्लेक्टिव थिंकिंग करते हैं। ओके। 1, आपके हिसाब से अगर मिडिल बेसिन में फर्टाइल सॉइल ना होती तो पॉपुलेशन डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता? थिंक। क्विक हिंट, लोग शायद सिग्निफिकेंटली कम होते, या फिर उनका मेन लाइवलीहुड एग्रीकल्चर के बजाय कुछ और होता, लाइक ट्रेड और मे बी स्मॉलर इंडस्ट्रीज। सेटलमेंट पैटर्न बिल्कुल अलग होता। समझे? मेक सेंस। 2, वाटर रिसोर्सेज इनिशिएटिव्स जैसे जल जीवन मिशन लोगों की लाइफ को डायरेक्टली कैसे इंप्रूव करते हैं, बताइए जरा। क्विक हिंट, इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मतलब बेटर हेल्थ आउटकम्स, बीमारियां कम, प्लस इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट, स्पेशली फॉर वुमेन एंड गर्ल्स जिन्हें अक्सर पानी लाने का बर्डन होता है। ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है। कूल ना? एब्सोल्युटली कूल। 3, अर्बन एक्सपेंशन मतलब शहरों का फैलना और एग्रीकल्चरल लैंड कम होने के बीच में बैलेंस कैसे बनाया जा सकता है? एक चैलेंज है ना? हाँ, चैलेंज तो है। इसके लिए स्मार्ट अर्बन प्लानिंग चाहिए, हॉरिजॉन्टल स्प्रॉल की जगह वर्टिकल ग्रोथ को इनकरेज करना, प्राइम एग्रीकल्चरल लैंड को प्रोटेक्ट करना और एफिशिएंट लैंड यूज पॉलिसीज बनाना। राइट, प्लानिंग इज की। डेफिनेटली। जस्ट टेक अ मोमेंट टू थिंक अबाउट हाउ डीपली इंटरकनेक्टेड ये तीनों रिसोर्सेज, लैंड, सॉइल, वाटर हैं पॉपुलेशन पैटर्न से गंगा बेसिन में। इन शॉर्ट, गंगा बेसिन की पॉपुलेशन डेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्टली शेप्ड हैं वहां के वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज से, स्पेशली फर्टाइल लैंड, रिच अलूवियल सॉइल और अबंडेंट वाटर, जिससे मिडिल और लोअर प्लेन्स में बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन है लोगों की। परफेक्टली समराइज्ड। ओके, गंगा बेसिन से अब हम मूव करते हैं इंडिया की कोस्ट लाइन की तरफ। सो फार हमने देखा रिसोर्सेज इनलैंड लाइफ को कैसे शेप करते हैं। हाँ? अब देखते हैं समुद्र तट पर क्या पोटेंशियल है और क्या चैलेंजेस हैं। लेट्स डाइव इन। इंडियाज लॉन्ग कोस्ट लाइन, पोटेंशियल एंड प्रिपेयर्डनेस। Question. Comment on the resource potentials of the long coastline of India and highlight the status of natural hazard preparedness in these areas. UPSC Mains GS1, Indian Geography 2023, 15 marks. ओके, इंडिया की कोस्टलाइन बहुत इंप्रेसिव है दोस्त। 7,516 किलोमीटर से ज्यादा लंबी, 13 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को टच करती है। हाँ, और हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ, वो सी एरिया जहां इंडिया के स्पेशल राइट्स हैं रिसोर्स एक्सप्लोरेशन के, वो भी 2.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा है। वाओ, इस वास्ट एरिया में
नेचुरल, इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक रिसोर्सेज का खजाना है। बिल्कुल, लेकिन साथ ही साथ नेचुरल हजार्ड्स जैसे साइक्लोन्स, सुनामीज, स्टॉर्म सर्जेस और सी लेवल राइज का भी सिग्निफिकेंट रिस्क है। सो इट्स अ स्टोरी ऑफ बोथ अपॉर्चुनिटी एंड वल्नरेबिलिटी। एग्जैक्टली। अपॉर्चुनिटी भी, खतरा भी। हाँ। लेट्स टॉक रिसोर्सेज। एक मेजर एग्जांपल है मरीन रिसोर्सेज, स्पेसिफिकली फिशरीज। 4 मिलियन से ज्यादा लोग डायरेक्टली डिपेंड करते हैं फिशिंग पर अपने लाइवलीहुड के लिए। And India is the world's third largest fish producer. States like Andhra Pradesh और केरला में aquaculture मतलब fish farming का भी बहुत potential है। नारियों का कोस्टल कम्युनिटीज और उनकी इकोनॉमी कितनी डिपेंड करती है इस पर? True. दूसरा एग्जाम्पल, mineral wealth. Beaches पर valuable heavy minerals मिलते हैं, like monazite. India has the world's largest deposits used for nuclear energy. इंटरेस्टिंग। और क्या? Ilmenite and rutile भी हैं, स्पेशली तमिलनाडु और ओडिशा कोस्ट पर। और समुद्र के नीचे ऑफशोर ऑयल एंड नेचुरल गैस रिजर्व्स जैसे मुंबई हाई, केजी बेसिन, कैम्बे बेसिन एनर्जी सिक्योरिटी के लिए क्रिटिकल। ये नेम्स याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ट्रेड भी है। पोर्ट्स हैंडल 90% ट्रेड वॉल्यूम। हाँ, टूरिज्म, गोवा, केरला, बैकवाटर्स एंड इवन रिन्यूएबल एनर्जी, ऑफशोर विंड फार्म्स, टाइडल एनर्जी, ह्यूज पोटेंशियल है। ये सब ब्लू इकोनॉमी का पार्ट है। अब सोचो इसके इम्प्लीकेशंस पर। ओके। 1. ब्लू इकोनॉमी को प्रमोट करने से लोकल फिशिंग कम्युनिटीज को क्या फायदे और क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं? आपका क्या पर्सपेक्टिव है? प्रीकेंट फायदे हो सकते हैं बेटर इनकम, मॉडर्न बोट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर। चैलेंजेस हो सकते हैं लार्ज इंडस्ट्रियल ट्रॉलर्स से कंपटीशन, ओवरफिशिंग का रिस्क अगर सस्टेनेबली मैनेज नहीं किया और डिस्प्लेसमेंट भी। समझे? बैलेंस्ड व्यू चाहिए। 2. अर्ली वार्निंग सिस्टम्स लाइक फॉर साइक्लोन्स और सुनामीज कितने इफेक्टिव हो सकते हैं अगर लोग कम्युनिटी लेवल पर प्रिपेयर्ड ना हो? वार्निंग मिल गई, पर आगे क्या? थिंक क्विक हिंट, लिमिटेड इफेक्टिवनेस। अगर लोगों को पता नहीं कि वार्निंग का मतलब क्या है, कहां जाना है, जैसे साइक्लोन शेल्टर्स, क्या करना है, तो वार्निंग सिस्टम अपना पोटेंशियल अचीव नहीं कर पाएगा। कम्युनिटी अवेयरनेस और रेगुलर ड्रिल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। राइट, प्रिपेयर्डनेस मैटर्स मोस्ट। 3. कोस्टल टूरिज्म को बढ़ावा देना और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, इन दोनों में बैलेंस कैसे अचीव किया जा सकता है? थिंक। क्विक हिंट की है सस्टेनेबल टूरिज्म, इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस प्रमोट करना, कोस्टल रेगुलेशन जोन जैसे रूल्स को स्ट्रिक्टली एनफोर्स करना, प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट, सेंसिटिव एरियाज में टूरिस्ट नंबर्स लिमिट करना और लोकल कम्युनिटीज को कंजर्वेशन एफर्ट्स में इन्वॉल्व करना। मेक सेंस। सस्टेनेबल अप्रोच। बिल्कुल। जस्ट थिंक फॉर अ सेकंड कितना क्रूशियल है इन वैल्यूएबल कोस्टल रिसोर्सेज को सस्टेनेबली यूज करना और साथ ही साथ नेचुरल हैजर्ड से बचने के लिए कॉन्स्टेंटली प्रिपेयर्ड रहना। ट्रू, अ कांस्टेंट बैलेंसिंग एक्ट। In short, India's extensive coastline offers immense resource potential, fisheries, minerals, trade, energy, tourism, but faces significant natural hazards, requiring robust preparedness strategies, including early warning systems, resilient infrastructure, and community participation. वेल पुट। Coastline से अब हम चलते हैं थोड़ा inland, एक unique geological feature की तरफ, the Deccan Trap. ओके, We saw resources near water, अब देखते हैं volcanic rocks के अंदर क्या छुपा है. इंटरेस्टिंग ट्रांजिशन। लेट्स सी। Deccan Trap resource potential. Question. Discuss the natural resource potentials of Deccan Trap. UPSC Mains, GS1, Physical Geography, 2022, 10 marks. Right. Broad micro theme, natural resources potential. Okay. The Deccan Trap sounds mysterious, ना? बेसिकली ये दुनिया के सबसे बड़े वॉल्केनिक प्रोविंसेस में से एक है। हाँ, इमेजिन कीजिए massive volcanic eruptions ages ago, late Cretaceous period, जो इंडिया के large part को cover कर गए with lava flows. तो ये जो ट्रैप है, ये अब नेचुरल रिसोर्सेज का एक इम्पोर्टेंट सोर्स है इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। So what kind of resources? लेट्स टेक एन एग्जांपल। सबसे कॉमन चीज है बसाल्टिक रॉक। ये वही डार्क हार्ड रॉक है जो लावा के ठंडा होने से बनी। इसका ह्यूज यूज होता है कंस्ट्रक्शन में, रोड्स बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए। इट्स सुपर ड्यूरेबल। But that's not all. इसके अलावा वैल्यूएबल मिनरल्स भी मिलते हैं, जैसे बॉक्साइट। जिससे अल्यूमिनियम बनता है, थिन फॉइल्स, कैन्स, एरोप्लेन पार्ट्स। राइट। आयरन ओर और इवन कुछ कॉपर एंड मैंगनीज भी। ओके, और कुछ? एक और कूल रिसोर्स है जियोथर्मल एनर्जी। Recent studies 2023-2025 show significant potential. कैसे पता चला? हॉट स्प्रिंग्स से। प्लेसेस लाइक सतीवली, मंदागढ़ इन महाराष्ट्र हैव हॉट स्प्रिंग्स जो इंडिकेट करती हैं रेजिडुअल हीट फ्रॉम दैट एंशिएंट वॉल्केनिक एक्टिविटी डीप बिलो। इस हीट को टैप करके क्लीन एनर्जी बनाई जा सकती है। रिसर्च अब पूगा वैली, लद्दाख और तत्तापानी सेंट्रल इंडिया जैसे एरियाज में भी पोटेंशियल एक्सप्लोर कर रही है। दैट्स कूल ना? डेफिनेटली कूल। सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स। अब कुछ क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस इस पर। चलिए। बसॉल्टिक रॉक्स कंस्ट्रक्शन में इतने यूजफुल क्यों हैं? What properties make them so good? थोड़ा आइडिया लगाइए। Think. Quick hint, basalt is very hard, dense and resistant to weathering. मतलब टूट-फूट कम होती है। इसलिए ये extremely durable है for roads जो heavy traffic handle करती हैं and buildings जो लंबे टाइम तक चलनी चाहिए। समझे? Got it. Durability is key to
जियोथर्मल एनर्जी डेवलप करने में डेक्कन ट्रैप जैसे रीजन में क्या प्रैक्टिकल चैलेंजेस हो सकते हैं? सिर्फ पोटेंशियल होना काफी है क्या? थिंक Quick hint, challenges include high initial cost, drilling deep is expensive. Technological hurdles हैं हीट को efficiently harness करने में और potential environmental impacts को carefully manage करने की नीड है, जैसे release of gases या minor induced seismicity. याद रखना, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज 3 लैंड यूज चेंज हो रहा है डेक्कन ट्रैप में, जैसे फॉरेस्ट कवर कम हो रहा है और बिल्ट अप एरिया बढ़ रहा है। इसका वाटर रिसोर्सेज ग्राउंड वाटर पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? think. Quick hint, reduced forest cover का मतलब है कम रेन वाटर ग्राउंड में सीप करेगा एक्विफर्स को रिचार्ज करने के लिए। इससे सॉइल एरोजन भी बढ़ सकता है, जो वाटर क्वालिटी इफेक्ट करता है। बिल्ट अप एरियाज भी रिचार्ज को रोक देते हैं। तो इंटरकनेक्टेड इफेक्ट्स हैं। बिल्कुल। Take a moment to think about this balance using the mineral, energy, and water resources of the Deccan Trap while also considering the environmental impacts of changing land use. In short, the Deccan Trap, a massive volcanic province, holds significant natural resource potential, including construction materials, basalt, valuable minerals, bauxite, iron ore, promising geothermal energy, crucial groundwater aquifers, and is experiencing dynamic land use changes. A concise summary of its potential. डेक्कन ट्रैप के एंशिएंट वॉल्केनिक हीट से अब हम चलते हैं ग्लोब के एकदम ठंडे कोने में, द आर्कटिक रीजन। Quite a shift from hot rocks to ice. हाँ, इतनी दूर है, फिर भी इंडिया इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है? Let's find out. Okay, I'm curious too. India's interest in the Arctic region. Question: Why is India taking a keen interest in the Arctic region? UPSC Mains GS1 World Geography 2018 10 marks. Right. Broad micro theme: Natural resources potential World Geography. Okay. Okay, so why the Arctic? It seems really far away, right? Yeah. लेकिन इंडिया का इंटरेस्ट वहाँ significantly बढ़ रहा है। क्यों? पहली बात, आर्कटिक को एक ग्लोबल कॉमन्स माना जाता है, एक शेयर्ड स्पेस। और वहां जो हो रहा है, स्पेशली क्लाइमेट चेंज के कारण, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ग्लोबल क्लाइमेट पर पड़ता है, इंक्लूडिंग अ वेरी ओन इंडियन मॉनसून सिस्टम। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट पोलर बेयर्स, इट अफेक्ट्स इंडिया डायरेक्टली। एग्जैक्टली, द कनेक्शन इज रियल। लेट्स लुक एट अ की एग्जांपल, स्ट्रेटेजिक एंड जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट्स। आर्कटिक आइस तेजी से पिघल रहा है, ओपनिंग अप न्यू सी रूट्स लाइक द नॉर्दर्न सी रूट NSR। हाँ, इमेजिन कीजिए एक शिपिंग रूट जो यूरोप से एशिया तक का डिस्टेंस पोटेंशियली 40% कम कर दे। दिस कुड बी ह्यूज फॉर इंडियाज मैरीटाइम ट्रेड, मेकिंग इट फास्टर एंड चीपर। और इंडिया 2013 से आर्कटिक काउंसिल का ऑब्जर्वर भी है, which allows participation in discussions about the region's future. राइट। दूसरा बड़ा रीजन है साइंटिफिक रिसर्च। इंडिया का रिसर्च स्टेशन हिमाद्री स्वालबार्ड नॉर्वे में है। हाँ, वहाँ साइंटिस्ट स्टडी कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज और उसका इम्पैक्ट इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर। रीसेंट कोलैबोरेशंस भी हुए हैं कनाडा के साथ परमाफ्रॉस्ट स्टडी, नॉर्वे के साथ विंटर एक्सपेडिशंस, कोरिया के साथ सी आइस मेल्टिंग रिसर्च। दिस साइंस इज क्रूशियल। एब्सोल्युटली। प्लस वहाँ ह्यूज रिसोर्स पोटेंशियल है, एस्टिमेटेड 30% ऑफ वर्ल्ड्स अनडिस्कवर्ड नेचुरल गैस एंड 13% ऑफ ऑयल। वाओ। और इंडिया की आर्कटिक पॉलिसी 2022 सस्टेनेबल एक्सप्लोरेशन पर फोकस करती है। टाइम फॉर सम रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस दोस्त। चलिए। 1. नॉर्दर्न सी रूट NSR खुलने से इंडिया के लिए स्पेसिफिकली क्या इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं बियॉन्ड जस्ट शॉर्टर शिपिंग टाइम? थिंक क्विक हिंट, फास्टर चीपर शिपिंग से इंडियन एक्सपोर्ट्स की कंपेटिटिवनेस यूरोप में बढ़ सकती है, पोटेंशियली नए मार्केट्स खुल सकते हैं, इंडस्ट्रीज के लिए लॉजिस्टिक्स कॉस्ट्स कम हो सकते हैं और शायद इंडिया में नए पोर्ट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हो सकती हैं। सोचो इसके बारे में। वाइडर इम्प्लीकेशंस। 3. क्लाइमेट चेंज रिसर्च आर्कटिक में करना इंडिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? मॉनसून से क्या कनेक्शन है? थिंक। क्विक हिंट, Arctic warming directly influences global weather patterns. Arctic sea ice और temperature में changes atmospheric circulation patterns को affect कर सकते हैं, जो Indian monsoon की strength, timing और rainfall distribution को influence करते हैं, which is lifeline for Indian agriculture. समझे? डीप कनेक्शन है। 3. आर्कटिक रिसोर्सेज को सस्टेनेबली एक्सप्लोर करने का क्या मतलब है इन प्रैक्टिकल टर्म्स? व्हाट डज सस्टेनेबल रियली मीन देयर? थिंक। Quick hint, इसका मतलब है इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स को स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के साथ बैलेंस करना। इसमें ऐसी टेक्नोलॉजीज यूज करना शामिल है जो पोल्यूशन मिनिमाइज करें, फ्राजाइल आर्कटिक इकोसिस्टम्स को प्रोटेक्ट करें, वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्बेंस से बचाएं और वहां रहने वाली इंडिजिनस कम्युनिटीज के राइट्स और ट्रेडिशनल लाइवलीहुड्स का रिस्पेक्ट करें। रिस्पॉन्सिबल एक्सप्लोरेशन। एग्जैक्टली। जस्ट थिंक कैसे एक इतनी दूर की जगह द आर्कटिक इंडिया के स्ट्रेटेजिक प्लान्स, साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग, इकोनॉमिक फ्यूचर और इवन हमारे वेदर के लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो सकती है। इट रियली पुट्स थिंग्स इन पर्सपेक्टिव। In short, India's keen interest in the Arctic stems from a mix of strategic advantages like the northern sea route, diplomacy, critical scientific needs, understanding climate change impacts via Himadri Station, potential access to vast energy resources, and a commitment to international environmental cooperation. A very comprehensive picture.
आर्कटिक के आइसी लैंडस्केप से अब हम चलते हैं वार्मर कॉन्टिनेंट अफ्रीका की तरफ। Okay, back to warmer regions. हाँ, so far we've seen resources from rivers, coasts, rocks and ice. अब देखते हैं इंडिया अफ्रीका के रिसोर्स रिच इकोनॉमिक स्पेस में अपना रोल कैसे डिफाइन कर रहा है। Right, the India-Africa partnership. Let's explore that. India's role in resource rich Africa. Question. How does India see its place in the economic space of rising natural resource-rich Africa? UPSC means GS1, World Geography 2014, 10 marks. Okay, Broad micro theme, World Geography, Economic Geography. got it. India and Africa share a long history. लेकिन recently relationship में एक strategic shift दिख रहा है towards deeper economic partnerships और जिसे हम resource diplomacy कह सकते हैं. हाँ, Africa is rising, rich in natural resources needed globally और इंडिया खुद को एक की पार्टनर के रूप में देखता है इस जर्नी में। एक एम्बिशियस टारगेट भी है 2030 तक $200 बिलियन बायलैटरल ट्रेड अचीव करना। Wow, that's ambitious. How is India engaging? एक important area है resource security. राइट, इंडिया को क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए अपनी ग्रोइंग इंडस्ट्रीज के लिए लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवीज, डिफेंस। तो इंडिया ने स्ट्रेटेजिक मोयूज साइन किए हैं 8 अफ्रीकन नेशंस के साथ, जैसे साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, माइनिंग कोलैबोरेशंस के लिए। इससे resources secure होते हैं और traditional suppliers पर dependency कम होती है. एग्जैक्टली। दूसरा मेजर पिलर है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट। इंडिया सिर्फ बातें नहीं कर रहा, इन्वेस्ट कर रहा है। बिटवीन 2023-2025 अलोन लगभग $12.4 बिलियन इन्वेस्ट किया गया है अफ्रीकन इंफ्रास्ट्रक्चर में। That's substantial. हाँ, इंडिया ने 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स जैसे रेलवेज, पावर प्लांट्स, आईटी सेंटर्स सक्सेसफुली कंप्लीट किए हैं 43 अफ्रीकन नेशंस में और बहुत से चल रहे हैं। इससे गुडविल बिल्ड होती है और ट्रेड फैसिलिटेट होता है। India का approach often mutual growth और sustainable development पर emphasize करता है. Sometimes seen as an alternative to China's model. फोकस डिजिटल कोऑपरेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी है। अफ्रीकन्स को ट्रेन करना, स्किल्स ट्रांसफर करना। Let's reflect on this partnership. ओके, 1. इंडिया का म्यूचुअल ग्रोथ अप्रोच आपके हिसाब से चाइना के अप्रोच से प्रैक्टिकली कैसे डिफरेंट हो सकता है अफ्रीका में? थिंक क्विक हिंट, शायद इसका मतलब है लोकल कैपेसिटी बिल्ड करने वाले प्रोजेक्ट्स पर ज्यादा फोकस, ट्रेनिंग, स्किल ट्रांसफर, मे बी ज्यादा ट्रांसपेरेंट फाइनेंसिंग टर्म्स, लोकल बिजनेसेस का ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट और प्रोजेक्ट्स को सिर्फ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन के बजाय अफ्रीकन नीड्स के बेसिस पर प्रायोरिटाइज करना। थोड़ा सोच लो इस पे। So a more partnership oriented approach. 2. अफ्रीका से क्रिटिकल मिनरल्स लाइक कोबाल्ट, लिथियम, रेयर अर्थ्स सिक्योर करना इंडिया के लिए इतना क्रिटिकली इंपॉर्टेंट क्यों है? Why these specific minerals? Think. क्विक हिंट, ये एसेंशियल न्यू एज मिनरल्स हैं हाईटेक इंडस्ट्रीज के लिए। इंडिया को ये चाहिए अपने एम्बिशंस के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, रिन्यूएबल एनर्जी, ईवी बैटरीज, सोलर पैनल्स और एडवांस्ड डिफेंस इक्विपमेंट में। ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लिए वाइटल हैं। Got it? फ्यूचर इंडस्ट्रीज के लिए फ्यूल. 3. इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अलावा स्किल डेवलपमेंट और नॉलेज ट्रांसफर अफ्रीका के सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं? हाउ डज दैट हेल्प लॉन्ग टर्म? थिंक. क्विक हिंट, देखिए इंफ्रा इंपॉर्टेंट है लेकिन स्किल डेवलपमेंट लोकल लोगों को जॉब्स और एक्सपर्टीज से एम्पावर करता है। नॉलेज ट्रांसफर अफ्रीकन नेशंस को अपनी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज बिल्ड करने, रिसोर्सेज बेटर मैनेज करने और ज्यादा सेल्फ रिलायंट बनने में हेल्प करता है, जिससे मोर सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ होती है। समझे? Yes, empowerment is key. प्रिसाइजली। Think about how this India-Africa partnership aims to be a win-win, moving beyond just trade to build a more comprehensive and potentially transformational relationship for both sides. A partnership with deeper roots. In short, India positions itself in Africa as a partner focused on mutual and sustainable growth, securing critical resources for its own needs while investing significantly in African infrastructure, promoting digital cooperation and emphasizing capacity building, offering a collaborative development model. A good summary of India's strategic approach. Wow, what a tour! हमने आज 5 very important geographical themes cover किए, focusing specifically on the broad micro theme of natural resources potential and world geography. हाँ, all linked to actual UPSC questions. Super useful. Let's do a quick, enthusiastic recap of the main takeaways. चलिए करते हैं। Ganga Basin population. हमने देखा how distribution और extremely high density primarily shaped है fertile land, alluvial soil और water availability से, especially middle और lower plains में. हाँ, resources dictate settlement. Clear connection. India's coastline. We explored its dual nature, immense resource potential, fisheries, minerals like monazite, trade via ports, energy, tourism. साथ ही significant vulnerability to natural hazards. Making preparedness absolutely critical. Opportunity meets risk. सही कहा. Deccan Trap. हमने learn किया about this vast volcanic region's diverse resources. Basalt for construction, minerals like bauxite, promising geothermal energy potential, crucial groundwater aquifers. और उसके changing land use patterns. A geological treasure chest. India in Arctic. हमने समझा India's multifaceted interest, strategic gains, northern sea route, vital climate science, Himadri Station's research on monsoon links, potential resource access, oil, gas. और commitment to environmental cooperation.
far away yet deeply connected. बिल्कुल. India and Africa. Finally, we discussed India's evolving role as a partner in resource-rich Africa, focusing on mutual growth, resource security, infrastructure investment, and capacity building. Aiming for a sustainable collaborative relationship. Partnership for progress. अब time for a quick active recall quiz. Let's see क्या याद रहा. Ready? Ready. 1. गलगा बेसिन के अपर, मिडिल और लोअर पार्ट्स में पॉपुलेशन डेंसिटी में मेन डिफरेंस क्या है और प्राइमरीली क्यों? रिकॉल. Quick recall. Density increases dramatically downstream, upper, middle, lower. Main reasons: flatter terrain, more fertile alluvial soils, or better water availability in middle lower basins compared to the mountainous upper region. Remember. परफेक्ट. 2. इंडिया की कोस्टलाइन का एक मेजर मिनरल रिसोर्स बताओ जो वहां मिलता है. रिकॉल. Quick recall. Monazite sands, world's largest deposit used for nuclear fuel. या फिर offshore, oil and natural gas like Mumbai High. याद है ना? एक्सीलेंट. 4. डेक्कन ट्रैप में किस टाइप की रिन्यूएबल एनर्जी का सिग्निफिकेंट पोटेंशियल है लिंक टू इट्स वोल्केनिक पास्ट? रिकॉल. Quick recall. Geothermal energy, linked to the residual heat from those ancient massive volcanic eruptions. Those hot springs are a clue? स्पॉट ऑन. 4. आर्कटिक में इंडिया के परमानेंट रिसर्च स्टेशन का नाम क्या है? रिकॉल. Quick recall. Himadri, located in Svalbard, Norway, researching climate change. करेक्ट. 5. इंडिया अफ्रीका के साथ अपनी रिलेशनशिप में किस ओवरऑल अप्रोच पर एम्फसाइज कर रहा है? अपने वर्ड्स में बताइए. Quick recall. It's about being a partner for mutual growth and sustainable development. Focus on capacity building, infra, and resource security in a collaborative way. Partnership, not just transactional. Very well explained. 6. Why is managing natural resources sustainably so critically important in all these different contexts we discussed today? थोड़ा critically सोचिए. Quick recall. ये crucial है long term economic prosperity के लिए, not just short term gain. Future generations के लिए environment protect करने के लिए, resource depletion और conflicts prevent करने के लिए, और fair and equitable development ensure करने के लिए. It's about the future. Great job. अब listeners अपने words में बता सकते हैं इन सब topics का core idea क्या था. Try explaining just one topic, maybe India's interest in the Arctic, किसी दोस्त को simple terms में. कोशिश कीजिए बोलने से, concepts clear होते हैं. हाँ, self explanation helps a lot. और एक simple challenge. Pick one topic जो सबसे interesting लगा, maybe the Deccan Trap's geothermal potential or the strategic northern sea route, और उसके बारे में एक extra cool fact online search कीजिए. देखिए क्या नया perspective मिलता है. Learning never stops. Good suggestion. Always stay curious. तो ये था हमारा आज का फोकस सेशन. होप आपको ये इनसाइट्स सुपर क्लियर, इन्फॉर्मेटिव और एंगेजिंग लगे. रिमेंबर दीज कनेक्शंस बिटवीन ज्योग्राफी, रिसोर्सेज एंड ह्यूमन एक्टिविटी. कीप एक्सप्लोरिंग, कीप आस्किंग क्वेश्चंस, कीप लर्निंग. बिल्कुल. हम फिर मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग सेट ऑफ टॉपिक्स के साथ. तब तक स्टे क्यूरियस दोस्त. Stay curious.